लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि मेंटेनेंस क्या होता है, कितने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। ठीक, जिसमें कि मैंने आपको बताया होगा कि रूटीन मेंटेनेंस होता है, मतलब पीरियोडिक मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस होता है, फिर एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है। मतलब 3 टाइप के मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था। ठीक है, सीक्वेंस अलग हो सकता है, आप सीक्वेंस जो भी पढ़े होंगे कर लीजिएगा, सीक्वेंस अलग में कोई परेशानी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये 3 टाइप के मेंटेनेंस है, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको कि पीरियोडिक मेंटेनेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वह भी क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, वह भी क्या है, क्लासिफाइड किया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो आपका पहला टाइप था जिसमें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था। दूसरा टाइप था आपका कौन सा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जिसको कि आप करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोल रहे थे। और तीसरा टाइप आपका था कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस, जिसमें से कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, आप ऐसा समझा जाए अगर अपने भाषा में, तो फॉल्ट होने के पहले जो फॉल्ट डेवलप होगा, वो फॉल्ट डेवलप होने के पहले जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझिएगा, ये एक प्लानिंग किया हुआ मतलब रहता है कि हमको कुछ टाइम पीरियड में, किस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेक करना है इक्विपमेंट को। ठीक है, क्या करना है, चेक करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी कोई सा आप इक्विपमेंट खरीदे हैं, कोई सा आपके पास डिवाइस है, कोई आपके पास मशीन है, और वह मशीन आप उसको वर्किंग कंडीशन में लाए, वह मशीन आपका काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मान लेते हैं कि वह काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉल्ट होने के चांसेस भी होंगे उसमें। तो फॉल्ट होने के चांसेस उसमें होंगे, तो फॉल्ट होने के पहले, ठीक है, फॉल्ट होने के पहले जो मेंटेनेंस वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंट मतलब बचाना होता है। तो इक्विपमेंट को जलने से बचाने के लिए, फॉल्ट से बचाने के लिए जो मेंटेनेंस, बचाने के लिए, फॉल्ट अभी हुआ नहीं है सर, फॉल्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फॉल्ट हो सकता है। समझ में आई बात? फॉल्ट हुआ नहीं है, अगर हम उसको नहीं मेंटेन करेंगे या उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली तरीके से नहीं करते हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि उसमें, उस डिवाइस में या उस इक्विपमेंट में फॉल्ट हो सकता है। समझ में आई बात? तो जो फॉल्ट होने के पहले हम लोग जो भी मेंटेनेंस करते हैं उस मेंटेनेंस को हम बोलते हैं क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। समझ में? जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें लुब्रिकेंट चेक करना, नहीं चेक करेंगे फॉल्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन जो कूलिंग के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो एयर कूलिंग के लिए बनाया जाता है, उसको जाके देख लेते हैं उसमें कहीं डस्ट वगैरह तो नहीं है, डर्ट तो नहीं है। उसमें जो वेंटिलेशन के लिए, जो एयर पास करने के लिए जो आपने छोड़ा है, होल छोड़ा है, क्या उसमें कहीं डस्ट आके वह ब्लॉकेज तो नहीं हो गया? अगर वह ब्लॉकेज है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो टैंक है उसमें जो ऑयल डला हुआ है, उस टैंक में कहीं किसी प्रकार का कोई लीकेज तो नहीं है? अगर लीकेज है तो क्या हो सकता है, उसको हम सही करेंगे। अगर नहीं करेंगे सही तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑयल हमारा लीक कर जाएगा, और जिसकी वजह से जो कोर कॉइल असेंबली होगा ट्रांसफार्मर के अंदर, वह बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाने का मतलब टैंक से बाहर नहीं आ जाएगा, टैंक के अंदर ही ऑयल का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, घटते चला जाएगा। और ट्रांसफार्मर में जो कोर कॉइल असेंबली होता है, सीसीए बोलते हैं जिसको, जिसमें कि कोर होता है, उसी में वाइंडिंग रहता है, वह कोर और कॉइल दोनों सब आपस में असेंबल किया हुआ रहता है, वह पूरा का पूरा ऑयल में क्या होता है, डूबा हुआ रहता है। ठीक है, अगर ऑयल लीकेज होने लगेगा तो जो डूबा हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होगा, कोर कॉइल असेंबली बाहर होने लगेगा, जो ऑयल का लेवल था वो लेवल घटने लगेगा और कोर कॉइल असेंबली बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हीटिंग होगा, हीटिंग की वजह से कूलिंग तो हो नहीं पाएगा वहां पे, और कूलिंग नहीं होगा तो हमारा वाइंडिंग क्या हो सकता है, जल सकता है। समझ में आई बात? तो ये, तो इसी प्रकार का, जैसे बुशिंग में जो क्रैक हो जाने का पॉसिबिलिटी रहता है उसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं, क्या क्रैक है, अगर थोड़ा सा भी क्रैक आता है तो उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ये मेंटेनेंस होते हैं, जिसको कि फॉल्ट होने के पहले, जो फॉल्ट डेवलप होने के पहले ही हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। अब उसके वजह से क्या होता है कि हमारा इक्विपमेंट या जो डिवाइस है वह अधिक अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स आप ऐसा कर सकते हैं कि यह मेंटेनेंस जो है फेल्योर होने के चांसेस को घटाता है। हो सकता है क्या, मान लेते हैं कि नहीं करेंगे तो फेल होना ही होना है, मतलब फॉल्ट होना ही होना है,
तो अगर हम कर देंगे तो फॉल्ट हमारा क्या होगा, होने से बच जाएगा, फॉल्ट नहीं होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फेल्योर होने का रेट है या फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी है उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के बाद बचाया जा सकता है। क्लियर, देखते हैं इधर। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरिड आउट टू रिड्यूस द फेल्योर ऑफ द इक्विपमेंट टू मिनिमम। टू मिनिमम मतलब क्या हो गया, कम। तो यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो मेंटेनेंस होता है कैरिड आउट टू रिड्यूस द फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट टू मिनिमम। जो फेल्योर है, इक्विपमेंट का फॉल्ट होने का चांसेस है जिसमें, या फिर जो फेल होने का पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, संभावना है, तो उसको यह मेंटेनेंस करने के बाद क्या होगा, वह धीरे धीरे घट जाएगा। समझ रहे बात को। तो मेंटेनेंस अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो कोई भी इक्विपमेंट अगर फेल होने वाला रहेगा तो फेल होने का जो चांसेस होगा वह क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसको मिनिमम लेवल तक हम लेके चले आएंगे। किस चीज के लिए, किस चीज का मिनिमम लेवल, फॉल्ट होने का मिनिमम चांसेस जो होंगे उसको हम मिनिमम लेवल पे लेके आ जाएंगे। It is a planned and well organized schedule of maintenance which is carried out to prevent equipment. ये क्या है, एक प्लानिंग किया हुआ है। एक क्या है, प्लानिंग। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, प्लानिंग से मतलब कि आपका जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, जो आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम के पहले 20 दिन 25 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है। ठीक है, जिस मान लीजिए कि 20 दिन पहले आपका डेट अनाउंस हुआ कि एक पर्टिकुलर डेट में आपका एग्जाम होना है, तो आप क्या करते हो, अपने माइंड में एक प्लान बना लेते हो कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है ना, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा उसको आप क्या कहते हो कि ज्यादा टाइम देते हैं। या आप ऐसा भी देखते हैं कि किस दो सब्जेक्ट के बीच में टाइम पीरियड ज्यादा है, उस पेपर को कम पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को कम पढ़ेंगे जिसमें कि गैप कम है, मतलब टाइम पीरियड जो है कुछ कम दिन दिया गया है दो सब्जेक्ट के बीच में, तो उसको हम अधिक पढ़ लेंगे, ताकि जो दिन कम दिन है उसको हम वहां पे क्या कर लें, रिकवर कर लें। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, एक प्लानिंग करते हैं कि हम कोई किस तरीके से पढ़ना है ताकि जो है एग्जाम भी हमारा बेहतर हो सके, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। यही होता है ना, ये प्लान हो गया। यहाँ पे भी क्या होता है कि हम एक प्लान कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा एपरेटस है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है उस डिवाइस में कह सकते हैं, जिसको कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेक करें। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको कि आप डेली चेक करो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको कि वीकली टेस्ट करो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको कि आप मंथली, कुछ ऐसा जिसको क्वार्टरली, कुछ 6 महीने, है ना, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 5 साल। एक टाइम पीरियड बना लिए, है ना। तो एक टाइम पीरियड बना लिए, प्लान कर लिए हम कि हाँ इतने इतने टाइम पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल है ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का एक शेड्यूल है which is carried out to prevent equipment। सुधार लीजिएगा, शेड्यूल का स्पेलिंग गलत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मेंटेनेंस इज कैरिड आउट डेली। ध्यान दीजिएगा, चूंकि मेंशन कर रहा हूँ ये पीरियोडिकली है, इसलिए इसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस भी कहते हैं। हालांकि इसको डिवाइड किया गया है तो एक और टाइप बन गया है पीरियोडिक मेंटेनेंस, आगे बताएंगे आपको। डेली, वीकली, मंथली, लिख सकते हैं आप। मंथली के बाद देखिए क्वार्टरली, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईयरली, फिर यहाँ लिख लीजिए 2 ईयरली, 5 ईयरली एक्सेट्रा। ये टाइम पीरियड में हमारा होता है कि हो सकता है उसको हम वीकली टेस्ट मेंटेन करें, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको कि आप ईयरली कर लेंगे, कुछ 2 ईयरली कर लेंगे, कुछ 5 ईयरली कर लेंगे, कुछ को 6 महीने में करना होगा, कुछ को 3 महीने में करना होगा जिसको कि क्वार्टरली बोलते हो, कुछ को आपको महीने भर करना, 1 महीने में करना होगा, कुछ को डेली करना होगा, कुछ को वीकली करना होगा। तो ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। आगे देखते हैं, दिस विल कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ लूज। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता रहे हैं, इसमें क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ लूज पार्ट। जो मान लीजिए नट बोल्ट वगैरह कहीं लगा हुआ, हो सकता है वो लूज हो गया होगा, अगर लूज हो जाने की वजह से हमारा क्या हो, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन पे रखें, या कोई जनरेटर है या मोटर है उसको हम किसी फाउंडेशन पे रखें। अब फाउंडेशन पे जो आपको उसका सरफेस होगा, जो आपका योक रहता है कह सकते हैं, योक आपका फाउंडेशन पे रखा हुआ है, फाउंडेशन पे आपका क्या है, नट बोल्ट से टाइट किया हुआ। अगर वह नट बोल्ट लूज हो गया तो जो जनरेटर या मोटर जब आप वर्क करेगा तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है पॉसिबिलिटी डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइब्रेट करेगा, हो सकता है फाउंडेशन पर से इधर उधर हो जाए, समझ रहे हैं। या हो सकता है जो शाफ्ट लगा होगा उस शाफ्ट में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, शाफ्ट में वाइब्रेशन की क्रिएट होगा तो शाफ्ट हमारा क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाने की वजह से हो सकता है मोटर जनरेटर जो भी है वो जल्द
समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया। जो लूज कॉन्टेक्ट है उसको चेक करना, वेंटिलेशन, जो आप कूलिंग पर्पस के लिए, जैसे मोटर वगैरह में एयर कूलिंग होता है, तो कूलिंग पर्पस के लिए जो आपने वेंटिलेशन दे रखा है उसमें, उस वेंटिलेशन पे कहीं डस्ट तो नहीं जमा है। अगर डस्ट जमा है तो उसको क्या करना है, साफ करना है। तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेकिंग ऑफ डर्ट एंड डस्ट, वही इंसुलेशन वगैरह जो होगा आपका, जो बुशिंग होता है, उस बुशिंग पर अगर डस्ट वगैरह जमा है तो उसको हटा दीजिए, है ना। तो ये हो गया। ऑयल लेवल इन टैंक, टैंक में जो है ऑयल रहता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसको आप जाके चेक कीजिए। लुब्रिकेशन, जो रोटेटिंग डिवाइस होता है, रोटेटिंग मशीन होता है, उसमें जो लुब्रिकेशन होगा उसको जाके चेक कीजिए। ये सब मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम शेड्यूल बना हुआ रहता है कि कितने टाइम में आपको चेक करना है। मैं बताऊंगा आपको, जब पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ेंगे जब मेंटेनेंस या टेस्टिंग पढ़ेंगे इक्विपमेंट का, उस टाइम में बात करेंगे कि कितने टाइम पीरियड में किस चीज को चेक किया जाता है। ETC, इसमें और भी बहुत सारी चीज होंगी। क्लियर। आगे देखते हैं। दिस विल नॉट अलाउ टू डेवलप द मेजर फॉल्ट एंड काउज ऑफ अ ब्रेक डाउन ऑफ द इक्विपमेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यह मेंटेनेंस करते हैं, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप किसी डिवाइस का करते हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के वजह से क्या होगा कि किसी भी तरह का जो फॉल्ट होगा वो उसको डेवलप होने नहीं देगा। किसी भी तरह का फॉल्ट जो होगा वो डेवलप होने नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को। अगर नहीं करेंगे तो संभावना है कि डेवलप हो सकता है, क्या फॉल्ट, है ना, फॉल्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म करने के वजह से इसमें जो फॉल्ट होने का चांसेस रहेगा वह क्या होगा, मिनिमम लेवल तक घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं इसी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को क्लासिफाई किया गया है 4 तरीके से, मतलब 4 टाइप में हम लोग क्या किए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डिवाइड किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस को हम लोग क्या किए थे, 3 टाइप में डिवाइड किए थे, जिसमें से कि मैं बोल रहा था कि पहला आपका क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा आपका क्या है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। क्या है, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज देख रहे थे क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसी तीनों में से पहला टाइप जो था आपका क्या था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी क्या किया गया, 4 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी 4 टाइप में बांट दिया गया। अब देखिए वह 4 टाइप क्या क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, इस चीज को आप समझिए। पहला टाइप बोलता है कि टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हेडिंग बना लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें पहला कहता है कि रूटीन मेंटेनेंस है। क्या है, रूटीन मेंटेनेंस। देखिए यही चीज, रूटीन मेंटेनेंस मतलब ऐसा कुछ होगा कि हम उसको डेली चेक कर रहे होंगे, है ना, एक टाइम पीरियड बना रखे होंगे। बताएंगे इसको भी हम कि कैसे कैसे किसको हम क्लासिफाइड करते हैं और किस बेस पे। रूटीन मतलब होता है क्या, डेली। जैसे कि आप पढ़े होंगे टेस्ट का जो टाइप पढ़े, तो उसमें एक टाइप था क्या, रूटीन टेस्ट। उसमें क्या था, हर एक इक्विपमेंट पे हम लोग क्या करते थे, हर एक इक्विपमेंट का टेस्ट करते थे, उसको हम क्या करते थे, रूटीन। अब जब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में भी जाता है तो वहां पे कहता है कि रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाता है, तो मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है कि डेली जाना है, तो उस चीज को वो डेली करते हैं। तो यहाँ पे भी मेनली हमारा टाइम पीरियड का ही गेम है कि कितने टाइम पीरियड में, मतलब जैसे अब रूटीन रहा तो उसमें डेली करेंगे तो उसको हम रूटीन मेंटेनेंस कर देंगे। अब मान लीजिए एक टाइम पीरियड बना दिए, वीकली, 6 महीने, 3 महीने, या फिर 1 साल में, या 2 साल में, या 5 साल में, ठीक है, इस तरह से हम कुछ टाइम पीरियड बना लिए। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम क्या करेंगे, पीरियोडिक मेंटेनेंस को, फिर ओवरऑल, फिर मेंटेनेंस। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला टाइप कौन सा हो गया, रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मेंटेनेंस, नोट कर लीजिएगा। तीसरा टाइप क्या होगा, ओवरऑल मेंटेनेंस, और चौथा हो जाएगा हमारा क्या, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। देखिए आप अगर ध्यान से समझिएगा, नेम को भी आप क्लासिफाई, मतलब नेम जो किया हुआ नेमिंग टाइप का, उसको भी अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा आपको कि क्या होगा टाइप में, ठीक है। तो पहला क्या, रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा पीरियोडिक मेंटेनेंस, तीसरा हो गया ओवरऑल मेंटेनेंस, और फोर्थ वन क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए पहला था आपका कौन सा, रूटीन मेंटेनेंस। पहला कौन सा था, रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस में क्या होगा कि वैसा मेंटेनेंस जो कि संभवतः कह सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो डेली करें। क्या संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो वह डेली किया जाए, उस प्रकार के मेंटेनेंस को हम लोग किसके अंदर लेते हैं, रूटीन मेंटेनेंस के अंदर। समझ में आई बात। कह सकते हैं आप कि वैसा मेंटेनेंस, जिस मेंटेनेंस को, या किसी भी इक्विपमेंट का वैसा मेंटेनेंस जो कि डेली किया जाता हो,
उस मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। जैसे कि बूस्टिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर, बूस्टिंग मतलब क्या, जो जिसमें कि कनेक्ट किया हुआ रहता है, आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर में पोर्सलेन का बना होता है। बूस्टिंग मैंने हो गया, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर, ये इधर 3 रहता है ना, तो यहीं पे आपका बूस्टिंग बना रहेगा, ठीक है। इधर 4 रहेगा तो यहाँ पे हमारा एक बूस्टिंग रहेगा, ये समझ में आई बात। तो ये 3, ये 4, ये HV और ये LV, क्लियर है ना, HV ये LV। ये बूस्टिंग जो होता है, बूस्टिंग पे जो डस्ट जमा होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डेली चेक करते हैं। अब कोई भी डिवाइस है उसमें मूविंग पार्ट होता है, ठीक है, सेपरेटिंग, जिसको कि मूविंग पार्ट करते हैं, आगे पीछे जो मूव करते हैं, फिक्स पार्ट होता है एक, और उसमें मूविंग पार्ट भी होता है। तो मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट के बीच में जो सेपरेशन होता है वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं किसी तरह का कोई डस्ट या फॉल्ट तो नहीं है, समझ में आए बात। और कह सकते हैं कि जो फिटिंग होता है उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि फिटिंग में तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको हम डेली चेक करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि डेली चेक करते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली आप अगर बोलिएगा तो प्रैक्टिकली हम करते नहीं हैं, डेली चेक नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े रिसीविंग स्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ डेफिनेटली परफॉर्म किया जाता रहा होगा, ठीक ना, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता रहा है। क्योंकि अगर नहीं चेक करेगा तो माइट भी हमारा क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। तो उस प्रकार के फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, रूटीन टेस्ट, सॉरी रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूटीन मेंटेनेंस। इट शुड बी कैरिड आउट डेली इफ पॉसिबल, वैसा मेंटेनेंस कह सकते हैं जिसको कि किया जाता है, कैरिड आउट मतलब क्या होता है, किया जाता है रोज यदि संभव हो, इफ पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी हो, तो वैसे मेंटेनेंस को रोज किया जाए, उसको हम क्या किसके अंतर्गत लेते हैं, रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत। रूटीन मेंटेनेंस इंक्लूड्स ऑल वर्क रिक्वायर्ड इन क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसको साफ करना भी हमारा क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। इक्विपमेंट फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, वही बात हो गई, जो डस्ट या डर्ट जमा हो जाता है हमारे इक्विपमेंट में उसको साफ करना भी हमारा क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ फिटिंग्स, यहाँ फिटिंग्स कर लीजिए। देखिए फिटिंग्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटर या फिर बेंट पाइप जिसको बोलते हो आप, ठीक, वो हो गया। फिर उसके अलावे भी आपका नोजल वगैरह लगा हुआ रहता है उसमें, और जिससे कि ऑयल को इंसर्ट किया जाता है या बाहर किया जाता है। रेडिएटर होता है सर, बुकोज, ये सब अलग से जो मतलब वैसा पार्ट आप कह सकते हैं जिसको कि बाहर से असेंबल किया गया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिटिंग बोलते हैं, समझ में आई बात। वैसा पार्ट जिसको कि जैसे टैंक हुआ, टैंक के अंदर हम असेंबली डाल दिए, उसके अलावे उसके ऊपर जो भी किया जाता है, जैसे आपका OTG वगैरह लगा रहता है, ठीक, जो वाइंडिंग टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। फिर ऑयल के टेम्परेचर के मेजर WTI बोलते हैं उसको, या OTI बोलते हैं, सब फिटिंग्स में ही आता है। क्या होता है, OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, समझ में आई। रेडिएटर कह सकते हैं, रेडिएटर। उसके बाद आपका हो जाता है क्या, वेंट पाइप बोल सकते हैं उसको। उसके बाद आपका हो जाता है कंजर्वेटर, ये सब मतलब ETC कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे होंगे। तो ये सारा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, फिटिंग्स ही कहलाता है। तो इस पे अगर किसी प्रकार का कोई अगर डस्ट वगैरह है या किसी तरह का कुछ भी आपको परेशानी समझ में आएगी, कह सकते हैं आप कहीं से लीकेज वगैरह होने का चांसेस होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। मतलब डेली चेक किया जाता है, और अगर आप करते हैं तो फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिटिंग हो गया। बुशिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, कितना बार बोल चुका हूं मैं, जो बुशिंग होगा उस पर किसी प्रकार का अगर डस्ट वगैरह जमा है तो उसको भी आप क्या करेंगे, देखेंगे और उसको साफ करेंगे। क्लीनिंग द फिक्स्ड एंड मूविंग पार्ट ऑफ द स्टार्टर, जो स्टार्टर होता है उसमें क्लीनिंग पार्ट होता है, मतलब जो मूविंग पार्ट होगा और फिक्स पार्ट होगा उसके बीच में जो हो सकता है डस्ट वगैरह हो, तो उसको भी हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे, ताकि जो मूविंग पार्ट होगा वो इजीली हमारा वर्क कर पाए, सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन दे पाए। उसके बाद आता है कि वाइंडिंग टेम्परेचर, ये भी हम चेक करते रहते हैं। सोचिए कि कोई भी इक्विपमेंट अगर ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने की वजह से हमारा करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाने की वजह से हो सकता है उसमें वाइंडिंग में जो लॉसेस होगा वह बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो सकता है, इंसुलेशन बर्न हो सकता है। इंसुलेशन बर्न होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसलिए हम वाइंडिंग टेम्परेचर भी डेली चेक करते हैं, ऑयल लेवल भी डेली चेक करते हैं। क्लियर। चेकिंग ऑफ बियरिंग ETC, पर रोटेटिंग डिवाइस है तो उसमें जो बियरिंग लगा हुआ है उसको देखते रहते हैं, क्योंकि क्या पता बियरिंग वर्किंग कंडीशन में हो, घिस गया हो,
या हम लुब्रिकेंट वहाँ पे घट गया, लुब्रिकेंट नहीं दिए हुए वहाँ पे, मान लीजिए लुब्रिकेंट नहीं होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, और ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा तो हो सकता है कि वह डैमेज हो जाए, है ना। तो ये सारा टेस्ट हमारा ये सब हम क्या करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस से। एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि कहीं पे भी हमने इक्विपमेंट का डिसमेंटलिंग किया है क्या। डिसमेंटलिंग का मतलब ऐसा नहीं, जो ऐसा डिसमेंटलिंग का मतलब कह सकते हैं आप कि कोई भी डिवाइस है उसको हम खोल दिए, पूरा का पूरा हटा दिए। जैसे आप मोटर लिए, मोटर का रोटर निकाल दिया, स्टेटर निकाल दिए, वाइंडिंग को हटा रहे हैं उसमें, तो ऐसा कहीं कुछ डिसमेंटल किए हैं क्या, नहीं नहीं। बुशिंग चेक करने के लिए क्या डिसमेंटल करने की आवश्यकता है क्या। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई अगर दिया हुआ है तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन डिसमेंटल नहीं करना है। ट्रांसफार्मर ही लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या है, लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम रेडिएटर को खोल देना है। रेडिएटर लगा हुआ तो उसको हम डिसमेंटल कर दिए, कंजर्वेटर लगा हुआ तो उसको हम डिसमेंटल नहीं, मैंने डिसमेंटलिंग करने की कोई बात ही नहीं करा है इसमें। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रूटीन मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस होगा विदाउट डिसमेंटलिंग होगा। ऐसा है कि हमको कॉइल असेंबली बोले बाहर निकाल दीजिए आप, फिर जाके उसमें जो फॉल्ट है या होने का चांस उसको चेक कीजिए, ऐसा नहीं कहा था मैंने। तो कह सकते हैं आप कि रूटीन मेंटेनेंस में विदाउट डिसमेंटलिंग या बिना किसी प्रकार के डिसमेंटलिंग किए हुए हम मेंटेनेंस करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। ये जो मेंटेनेंस होगा इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई दिया हुआ है किसी तरह से, किसी साइड से, तो सप्लाई को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। लोडिंग किया हुआ है तो लोडिंग को भी हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात। तो ये कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि उसमें हम डिसमेंटलिंग, तो विदाउट डिसमेंटलिंग हम ये मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट विदाउट डिसमेंटलिंग द इक्विपमेंट। बिना डिसमेंटलिंग किए हुए इक्विपमेंट को, बिना खोले हुए उसको, बिना मतलब उसके किसी भी पार्ट को रिमूव किए हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको। बट कहता है कि लेकिन इट मस्ट ऑलवेज बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी सप्लाई बिफोर एनी रिपेयर। किसी प्रकार का अगर हम रिपेयरिंग उसमें कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम अगर उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं, चाहे आप कंजर्वेटर को साफ कर रहे हैं, चाहे आप बुशिंग को साफ कर रहे हैं, चाहे आप रेडिएटर को चेक कर रहे हैं, कह सकते हैं, अगर उसमें मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, तो हम लोग जो सप्लाई दिए हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात। तो ये क्या था, रूटीन मेंटेनेंस। ओवरऑल क्या कर सकते हैं कि वैसा मेंटेनेंस जो कि हमारा डेली किया जाता है, उस मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस के अंदर जनरली बहुत सारे चीज आएंगे, बट जनरली हम क्या बोल रहे हैं, बुशिंग साफ करना, या जो कोई स्टार्टर का फिक्स पार्ट या मूविंग पार्ट है उसको साफ करना, ठीक है, ये हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ऑयल लेवल चेक करना, वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक करना, या ऑयल का टेम्परेचर चेक करना, इन सब चीजों को हम किसके अंतर्गत लेते हैं, रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत लेते हैं। यह मेंटेनेंस जो है रूटीन मेंटेनेंस विदाउट डिसमेंटलिंग करते हैं, बिना किसी प्रकार के डिसमेंटल किए हुए हम इस मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं। बट ध्यान रखना ये इस बात का है कि जो सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, जो एक्साइटेशन आप डिवाइस में कर रहे हो, उस सप्लाई को आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। समझ में आई बात। डिस्कनेक्ट करके ही हम ये मेंटेनेंस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा कि रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है। बाकी अभी और भी इसमें 3 टाइप और हैं जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए दूसरा कौन सा टाइप था आपका, पीरियोडिक मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरा क्या था, पीरियोडिक मेंटेनेंस। अब देखिए इसमें पहला कौन सा था, रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा कौन सा है, पीरियोडिक मेंटेनेंस। देखिए पीरियोडिक का मतलब पीरियड मतलब टाइम समय, तो एक समय अंतराल होगा इसमें भी, जिसमें कि उस समय अंतराल में हमको मेंटेनेंस करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि किसी तरह का कोई भी डिसमेंटलिंग नहीं होगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई डिसमेंटलिंग नहीं होगा। इसका टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि यह हो सकता है वीकली किया जा रहा हो, या मंथली किया जा रहा हो, या क्वार्टरली किया जा रहा हो, या 6 मंथ तक किया जा रहा हो। समझ में आई बात, 6 मंथ तक किया जा रहा हो, समझिएगा। बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम कर रहे हैं। देखिए इट शुड बी कैरिड आउट वीकली, क्या होगा, साप्ताहिक जिसको बोलते हो, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मतलब टिल 6 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या होगा, वैसा मेंटेनेंस जो कि फॉल्ट होने के पहले
किया जाता है, फॉल्ट होने के पहले किया जाता है। और यह जो होगा चाहे आपका 6 मंथ में होगा, चाहे मंथ में होगा, चाहे 3 मंथ में होगा, है ना, चाहे वीक में होगा। समझ में आई बात। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस, जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस आप पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में मेजरमेंट में कि क्या होता है। जनरली हाई रेसिस्टेंस को हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस को चेक करना भी हमारा किस में आता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है। क्लियर, पीरियोडिक मेंटेनेंस में कह सकते हैं टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल, जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है, ठीक है, उसको भी चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑयल जल गया है, या फिर उसका इंसुलेशन किसी तरह से हो सकता है उसमें, मान लीजिए क्योंकि जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ओपन में लगा होता है, बारिश के मौसम में भी हो रहता है, तो बारिश वगैरह होने की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑयल में जो है जो ड्रॉप होता है, कह सकते हैं वाटर ड्रॉप या बूंद, पानी का बूंद जो उसमें चला गया हो, जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर अवेलेबल हो। और जैसे ही पानी का बूंद ऑयल में जाता है, समझ रहे हैं, ऑयल में जाएगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, वो घट जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर घट जाएगा तो माइट भी संभव है कि पॉसिबिलिटी है कि फॉल्ट डेवलप हो सकता है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि टेस्टिंग करके ट्रांसफार्मर ऑयल का टिल 6 मंथ में हम, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है ना। बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे इसको, जब हम इंसुलेशन टेस्ट पढ़ रहे होंगे, इंसुलेशन चेक करने के लिए तब बताएंगे। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कैसे चेक करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर, मेजरमेंट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर, कर लीजिएगा इसको STATOR, स्टेटर एंड रोटर ऑफ मोटर, या मशीन कर लीजिए, रोटेटिंग मशीन जो होगा, ठीक है। तो रोटेटिंग मशीन में क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, और जब दोनों को इंस्टॉल किया जाता है तो दोनों के बीच में, जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो होता है एयर गैप होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। उस एयर गैप की बात मैं कर रहा हूँ कि जो उसके बीच में एयर गैप को जो होता है वह चेक किया जाता है कि सभी जगह बराबर है कि नहीं है ना। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, ओवरऑल, समझिएगा, ये ओवरऑल भी टाइप ऑफ मेंटेनेंस है जिसको कि ईयरली किया जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि डिसमेंटलिंग किया जाता है, इसमें डिसमेंटलिंग किया जाता है। देखिए ओवरऑल में क्या होता है, इट इज कैरिड आउट ऑन ईयरली बेसिस, यह जो है 1 साल के बेस में किया जाता है। मतलब 1 साल हो जाएगा तब हम इस मेंटेनेंस को करेंगे। 1 साल में जिस मेंटेनेंस को करेंगे उस मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल। क्लियर, इट इन्वॉल्व्स एज अ रीवाइंडिंग ऑफ मोटर, स्टेटर एंड रोटर। मोटर वाइंडिंग कह सकते हो, रिवाइंडिंग ऑफ मोटर कह लीजिए। मोटर का मतलब क्या, जो मोटर में जो वाइंडिंग लगा हुआ होगा उसको दोबारा हम लोग करेंगे। जैसे फैन वगैरह चल रहा होता है तो फैन वगैरह का कहा जाता है कि 1 साल में वाइंडिंग को सही तरीके से क्या होगा, चेक करें। हालांकि करते नहीं है हम लोग, लेकिन कर लेना चाहिए। करने से क्या होगा कि बेहतर परफॉर्मेंस होगा हमारा, किसका, मोटर वगैरह, जो फैन वगैरह लगा हुआ। फैन में भी मोटर यूज होता है, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कह सकते हैं। उसका अलग टाइप होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर यूज होता है, जो कि सिंगल फेज मोटर होता है। क्लियर, तो ये मोटर यूज करते हैं हम। उसमें जो है वाइंडिंग, उसको जब रीवाइंडिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, जो मशीन होगा उसको ओपन करना ही पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें डिसमेंटल करते हैं। उसके बाद आता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ बूस्टिंग ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है उसमें भी बूस्टिंग होता है, जो कि आपका रिसीविंग स्टेशन में लगा हुआ होता है। तो जो बूस्टिंग होता है उसको भी 1 साल में उसको रिप्लेस किया जाता है। क्यों, क्या हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक आ गया हो, क्रैक, सॉरी ब्रेक नहीं, क्रैक, जो फट जाता है कह सकते हैं, बीच से आपका चटक गया हो, इस तरह से कुछ हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो क्रैक हो गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, पहले ही रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आएगा, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ओवरऑल। अब जब हम बूस्टिंग को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, मतलब उसको हम डिसमेंटल करना ही पड़ेगा सर्किट ब्रेकर को, तब जाके हम बूस्टिंग को रिप्लेस करेंगे। इसी में एक और आता है कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट जैसे कि सर्विसिंग जो करता है ना, तो सारा जो इक्विपमेंट है उसको सबको डिसमेंटल कीजिए, और फिर जो भी पार्ट होगा वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें मेंटेन कर सकते हैं। असेंबली ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो असेंबली होता है जिसको बोलते हैं आप फिटिंग वगैरह जो सेट करके रखे हैं, या फिर जो कोर कॉइल असेंबली होता है उन सबको भी जाके हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करके उसका भी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो ये सारा मेंटेनेंस किसके अंतर्गत आएगा, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल का हिंदी में अगर बात जारी है तो इसको कहते हैं निरीक्षण करना। क्या बोलते हैं, निरीक्षण करना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निरीक्षण करना। सही है ना जी, निरीक्षण, देखिए निरीक्षण करना। नेक्स्ट एक आता है सर टाइप मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। नाम से ही पता चल जाता है फॉल्ट होने के बाद के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। क्लियर,
देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इट इज कैरिड आउट इमीडिएटली एज एंड व्हेन फॉल्ट अकर्स, जैसे ही फॉल्ट होता है, जैसे ही कोई फॉल्ट डेवलप होता है, फॉल्ट होने की वजह से कुछ हुआ, उस टाइम में जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। बोलिए, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई ओवरलोडिंग हुआ, ओवरलोडिंग भी, ओवरलोडिंग होने की वजह से हमारा फ्यूज वगैरह क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो फ्यूज जैसे ही मेल्ट करेगा हम क्या करेंगे, जाएंगे उसको फ्यूज को रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो वो हमारा किस में आएगा, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। समझ में आई बात। या सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, लो वोल्टेज के कारण हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, तो तुरंत जाएंगे फिर हम सर्किट ब्रेकर को सही करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो वैसा मेंटेनेंस जो कि किया जाता है कब, तुरंत किया जाता है जैसे ही फॉल्ट डेवलप हुआ। जैसे कि ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज हमारा मेल्ट कर गया, कर सकते हैं ब्लो, जल गया ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं पे, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या तो आपका फ्यूज है वो मेल्ट कर जाएगा, या फिर अगर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो सर्किट ब्रेकर आपका क्या होगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, है ना। तो सर्किट ब्रेकर को आपको जाके क्या करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा, ये हो गया। या ओवरलोडिंग है, सेम कंडीशन कह सकते हैं, ओवरलोडिंग हुआ, ओवरलोडिंग में भी हमारा करंट हाई होने लगता है, जिसके वजह से हमारा फिर फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज मेल्ट होगा तो फिर जाके आप फ्यूज को रेक्टिफाई कीजिए, उसमें जो कॉपर वायर लगा हुआ रहता है उसको आप फिर से रिवाइंडिंग कीजिए, रिवायर कीजिए उसको, समझ में आएगा। या फिर से सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप कर गया है तो फिर जाके आप सर्किट ब्रेकर को सीखिए। तो इस तरह का फॉल्टेज जो होता है किसके अंतर्गत आएगा, मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। ठीक है, तो 4 टाइप का फॉल्ट हो गया आपका, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉरी पीरियोडिक मेंटेनेंस, ओवरऑल और मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट। ये 4 टाइप का मेंटेनेंस जो किसके अंतर्गत आएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। समझ में आई बात। तो ये 4 टाइप के मेंटेनेंस हो गए हमारे। ठीक है, ये किसके टाइप होंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइप। अब मेंटेनेंस का 2 टाइप और बच गया है, जिसको कि बोल सकते हो आप ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और फिर एक आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस। तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आई बात। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।